Hello and hi to everyone. Once again welcome to my Manish Talk YouTube channel after a very long time. फ्रेंड्स, आज का हमारा यह वीडियो आईसी एंड आईटी सब्जेक्ट या फिर जैसे आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कर सकते हैं तो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसड्यूसर या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट के चोपर सेक्शंस को लेकर के है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि चोपर्स क्या होते हैं, इनका इंडस्ट्रियल में क्या एप्लीकेशंस है, ये कितने प्रकार के होते हैं और ये किस प्रकार के वर्क करते हैं। जैसे चोपर्स बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एसी चोपर्स एंड डीसी चोपर्स। एसी चोपर्स एंड डीसी चोपर। बेसिकली जो चोपर्स होते हैं इनका इस्तेमाल वोल्टेज कन्वर्टर के रूप में होता है। जैसे अगर एसी चोपर होगा तो एसी वोल्टेज की वैल्यू को वेरिएबल करने के लिए इसका यूज होता है। डीसी चोपर होगा तो डीसी वोल्टेज को वेरी करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। या हम कह सकते हैं कि यह सेल्फ जो है वोल्टेज टू वोल्टेज कन्वर्टर होता है। जैसे अगर एसी चोपर होगा तो एसी इनपुट वोल्टेज को वेरिएबल इनपुट एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, और डीसी चोपर होगा तो फिक्स्ड डीसी वोल्टेज को वेरिएबल डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। तो अगर इनके डिफिनीशंस को देखें तो जो एसी चोपर्स होता है वह बेसिकली इसे कह सकते हैं कि इट कन्वर्ट्स फिक्स्ड एसी वोल्टेज टू वेरिएबल एसी वोल्टेज। और यह जो एसी चोपर्स होता है बेसिकली यह स्टेप डाउन टाइप का होता है, यानी कि इसमें जो हम किसी फिक्स एसी वोल्टेज को जब वेरिएबल एसी वोल्टेज में जब कन्वर्ट करेंगे या इसके वोल्टेज वैल्यू को जब यह चेंज करता है तो यह सिर्फ ऑलवेज स्टेप डाउन करता है, यानी कि एसी चोपर ऑलवेज केवल स्टेप डाउन टाइप का होता है। स्टेप डाउन चोपर होता है एसी चोपर, यानी कि अगर इनपुट एसी वोल्टेज अगर लाइक के 230 वोल्ट एसी है तो इससे जो है हम जब भी इस चोपर से आउटपुट वोल्टेज प्राप्त करेंगे वह 230 वोल्ट से कम या इससे इसके बराबर प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी जो आउटपुट वोल्टेज फाइनली आएगी इस एसी चोपर में उसका मान ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू 230 वोल्ट एसी के अराउंड ही रहेगा, जितनी इनपुट सप्लाई इसमें प्रोवाइड की गई रहेगी। उसी प्रकार अगर डीसी चोपर्स को देखें तो डीसी चोपर जो होता है यह भी जो है किसी फिक्स डीसी वोल्टेज को वेरिएबल डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। इसके डिफिनीशंस को भी देख सकते हैं कि इट कन्वर्ट्स फिक्स्ड डीसी वोल्टेज टू वेरिएबल डीसी वोल्टेज। यानी कि डीसी चोपर जो होता है किसी भी फिक्स डीसी वोल्टेज को वेरिएबल डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। और यह डीसी चोपर दो टाइप्स का होता है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन टाइप्स का। तो यह बेसिकली टू टाइप्स का है, टू टाइप्स का होता है। एक होता है स्टेप अप डीसी चोपर और एक होता है स्टेप डाउन डीसी चोपर। तो डीसी चोपर टू टाइप्स का है, स्टेप अप डीसी चोपर एंड स्टेप डाउन डीसी चोपर। स्टेप अप डीसी चोपर जो होगा उसमें जो भी इनपुट आउटपुट वोल्टेज जो प्राप्त होगा उसका मान लेस देन आर इक्वल टू जो होगा, स्टेप अप का मतलब है कि इनपुट वोल्टेज से यह ग्रेटर देन वोल्टेज दे सकता है। इनपुट वोल्टेज से इसकी आउटपुट वोल्टेज जो है ज़्यादा प्राप्त होती है। जबकि स्टेप डाउन जो डीसी चोपर होता है इसमें जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है उस आउटपुट वोल्टेज का मान लेस देन आर इक्वल टू इनपुट वोल्टेज होता है, यानी कि इनपुट वोल्टेज से कम या उसके बराबर प्राप्त कर सकते हैं। जबकि स्टेप अप डीसी चोपर में आउटपुट वोल्टेज इनपुट डीसी वोल्टेज से भी ज़्यादा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार स्टेप अप डीसी चोपर को बूस्ट डीसी चोपर भी कहते हैं, बूस्ट डीसी चोपर भी कहा जाता है। जबकि जो स्टेप डाउन डीसी चोपर होता है इसको बक डीसी चोपर भी कहा जाता है। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि ये चोपर्स किस प्रकार वर्क करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि एसी चोपर्स क्या होता है, ये किस प्रकार यह वर्क करता है, इसका सर्किट डायग्राम्स क्या है और इसके इंटरनल फंक्शंस क्या क्या है। एसी चोपर जो होता है किसी भी फिक्स एसी वोल्टेज को वेरिएबल एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। अगर इसके सर्किट डायग्राम को देखें तो यहाँ पर सर्किट डायग्राम इसका बना हुआ है एसी चोपर का। इस एसी चोपर को डिजाइन करते समय मॉसफेट्स का यूज किया गया है। इसमें मॉसफेट यूज किया गया है, एन मॉसफेट, एन टाइप के दो मॉसफेट्स इस्तेमाल किए गए हैं, एन मॉस 1 एन मॉस 2, यानी मॉसफेट से यह एसी चोपर बना हुआ है। हम एसी चोपर्स को मॉसफेट या आईजीबीटी या थायरिस्टर या एससीआर किसी भी कंपोनेंट से बना सकते हैं। अगर हम इसको एससीआर या थायरिस्टर से अगर बनाएंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि थायरिस्टर जो होता है
वह भी 3 टर्मिनल्स वाला एक कंपोनेंट होता है, और यह भी एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होता है। इसमें बेसिकली 3 टर्मिनल्स होते हैं, एनोड, कैथोड एंड गेट। अगर हम इस SCR से अगर इसको बनाने की कोशिश करेंगे इस सर्किट को, तो इस SCR को यहाँ पर जब इसमें इंसर्ट करेंगे मॉसफेट की जगह पर, तो जो ड्रेन का टर्मिनल मॉसफेट का है उसकी जगह पर हम एनोड को लगाएंगे, और सोर्स का जो टर्मिनल है वहाँ पर जो हम कैथोड को लगाएंगे इस SCR का, और जो गेट है वह गेट टर्मिनल उसी के साथ ट्रिगर सर्किट के साथ ही जुड़ जाएगा। तो हमें SCR से बनाने के लिए दो SCR की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। दोनों SCR आइडेंटिकल होने चाहिए, एक मान का होना चाहिए। यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो 2 मॉसफेट इस्तेमाल किए गए हैं, NMOS1, NMOS2, यानी कि N चैनल मॉसफेट यहाँ पर है। यह दोनों मॉसफेट जो है एक ही टाइप का है, यानी कि आइडेंटिकल है, इनकी प्रॉपर्टीज़, इनकी क्वालिटीज़ एक है। एक ही टाइप के मॉसफेट्स यहाँ पर लगाने चाहिए इसको बनाने के लिए, या लगाया जाता है। तो इसमें यहाँ पर जो है इनपुट सप्लाई वोल्टेज है, AC सप्लाई है, लोड है। यहाँ पर लोड हमारा R लोड, RL लोड या L लोड कोई भी हो सकता है। यहाँ पर मॉसफेट है, ये दोनों मॉसफेट, इन दोनों मॉसफेट के गेट को एक ट्रिगर सर्किट जिसे कंट्रोल सर्किट कहा जाता है, इन दोनों मॉसफेट को ऑन ऑफ किया जाता है, और ट्रिगर सर्किट के द्वारा कंट्रोल, इनके गेट को कंट्रोल करके इनके ऑन ऑफ की प्रक्रिया के अनुसार ही जो है इसमें जो लोड पे जो आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होता है वह इनपुट वोल्टेज से डिफरेंट प्राप्त होता है। इनपुट सप्लाई के फेज एंगल पर मॉसफेट्स के द्वारा फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके इसके आउटपुट को कंट्रोल किया जाता है। जैसे अगर एग्जांपल के रूप में देखें, जैसे हमारे पास कोई इनपुट सप्लाई वोल्टेज है, जैसे लाइक के यहाँ पर इनपुट सप्लाई ले लेते हैं, यह इनपुट सप्लाई है VI, और इसी के करस्पॉन्डिंग्स अगर आउटपुट को देखेंगे कि कितने मान का जो है आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होगा इसमें, तो एक करो हम आउटपुट 1 के लिए लेते हैं, और एक जो है हम आउटपुट 2 के लिए, यानी कि दो तरह के इसमें आउटपुट वोल्टेज को हम गेन करेंगे। जो इनपुट वोल्टेज है इसमें AC सप्लाई है। अगर एग्जांपल के रूप में अगर इस इनपुट वोल्टेज को 230 वोल्ट या 200 वोल्ट AC वोल्टेज मान लिया जाए एग्जांपल के रूप में, ये AC वोल्टेज है, इसका एम्पलीट्यूड जो है 200 वोल्ट या 230 वोल्ट AC वोल्टेज है। जैसा कि आप जानते हैं कि SCR या थायरिस्टर के टर्म में आपने एक चीज़ देखा होगा, फायरिंग एंगल और कंडक्शन एंगल क्या होती है। थायरिस्टर या SCR के टर्म में 2 चीज़ें आती है, एक फायरिंग एंगल और एक कंडक्शन एंगल। और हम जानते हैं कि फायरिंग एंगल वह एंगल होती है जिस समय किसी SCR को जस्ट टर्न ऑन किया जाता है, और कंडक्शन एंगल वह एंगल होता है जब तक कोई भी थायरिस्टर या SCR जितने इनपुट सप्लाई के फेज डिग्री तक ऑन रहता है वो उसकी कंडक्शन एंगल कहलाती है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, फायरिंग एंगल एंड कंडक्शन एंगल। इसी प्रकार इस मॉसफेट के द्वारा भी जो इनपुट सप्लाई के फायरिंग एंगल और कंडक्शन एंगल को कंट्रोल करके आउटपुट डिफरेंट आउटपुट वोल्टेज इसमें प्राप्त किया जाएगा। जैसे अगर ये इनपुट सप्लाई है और इसका ये 0 फेज मान लें, और यहाँ पे पाई, 2 पाई, 3 पाई, तो अगर इसके हर पॉइंट्स को यहाँ पर ड्रा कर लें, इनपुट सप्लाई की पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर इसको पॉजिटिव वोल्टेज मान लिया जाए और इसको निगेटिव वोल्टेज मान लिया जाए, तो यह जो NMOS1 जो पहला मॉसफेट 1 है निगेटिव N टाइप का, इसके ड्रेन पे पॉजिटिव वोल्टेज प्राप्त होगा और सोर्स पर जो है निगेटिव वोल्टेज होगा। ठीक उसी समय सेकंड मॉसफेट के सोर्स पर भी पॉजिटिव वोल्टेज होगा और ड्रेन पर निगेटिव वोल्टेज होगा। यदि इनपुट सप्लाई का पॉजिटिव फेज इस तरह से हुआ तो उस समय जैसा कि आप जानते होंगे कि जो NMOS होते हैं, NMOS इनको ऑपरेट करने के लिए इनके ड्रेन पे जो है पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करना होता है और सोर्स पर जो है निगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। इसके गेट को जब कंट्रोल किया जाएगा, गेट पे जब कोई सप्लाई दी जाती है तो यह मॉसफेट जो है जस्ट टर्न ऑन हो जाता है। इनपुट सप्लाई के पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर देखें तो जो NMOS1 है इसके ड्रेन पे पॉजिटिव है, सोर्स पर निगेटिव है, जबकि दूसरे मॉसफेट NMOS2 के सोर्स पे पॉजिटिव है और ड्रेन पर निगेटिव वोल्टेज है। इसलिए यह मॉसफेट जो है नॉर्मली जो है ऑफ रहेगा इस केस में, और यह मॉसफेट जो है ऑन हो जाएगा यदि इसके गेट को ट्रिगर सर्किट के द्वारा सप्लाई वोल्टेज दे दिया जाए तब। तो इस समय जो है यह मॉसफेट जो है जस्ट टर्न ऑन हो जाएगा। तो ट्रिगर सर्किट के द्वारा इस मॉसफेट के गेट को जब सप्लाई दिया जाएगा तो सप्लाई कब दिया जाएगा वह उसकी फायरिंग एंगल को इंडिकेट करता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम मान लें अगर इनपुट सप्लाई का जो यह 0 फेज एंगल है, उसके बाद जस्ट मिडिल वाले को अगर देखेंगे तो 90 डिग्री है और यहाँ पर जो है 45 डिग्री होगा, इसके हाफ पर सप्लाई के 30 डिग्री फेज एंगल पर जो है ट्रिगर सर्किट के द्वारा दोनों मॉसफेट के गेट को एक साथ वोल्टेज अप्लाई किया गया। यानी कि इनपुट सप्लाई के अगर 30 डिग्री फेज एंगल पर पॉजिटिव हाफ साइकिल के और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों सभी साइकिल्स के अगर 30 डिग्री एंगल पर दोनों मॉसफेट के गेट को ट्रिगर सर्किट के द्वारा अगर वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा तब यह मॉसफेट इस केस में इनपुट सप्लाई के पॉजिटिव हाफ साइकिल में यह मॉसफेट ऑन हो जाएगा और यह मॉसफेट ऑफ रहेगा क्योंकि इसके सोर्स पर पॉजिटिव वोल्टेज है और ड्रेन पर जो है नेगेटिव वोल्टेज है।
तो मान के चल रहे हैं कि इस समय जो 30 डिग्री पर इनपुट सप्लाई के फेज एंगल पर इसको ऑन किया गया है, और यह जो ऑन किया गया है यह अप्रॉक्सीमेट 160 डिग्री तक जो है इसे ऑन किया गया है। यानी कि 30 डिग्री से स्टार्ट किया गया इसे ऑन करना मॉसफेट को, और इनपुट सप्लाई के पॉजिटिव हाफ साइकिल के 160 डिग्री एंगल तक जाकर के इसे ऑन किया गया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जिस समय किसी भी थायरिस्टर या एसीआर को जिस डिग्री पर ऑन किया जाता है वह उसका फायरिंग एंगल कहलाता है। तो इस समय इस ट्रिगर सर्किट का जो फायरिंग एंगल होगा वह अल्फा कहलाएगा, जो कि 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री मान का होगा। और इसका कंडक्शन एंगल को अगर देखेंगे तो ये 30 डिग्री से लेकर के 160 डिग्री तक जो है यह ऑन है। तो इसका जो टोटल कंडक्शन एंगल जो हो जाएगा, कंडक्शन एंगल वह अप्रॉक्सीमेट जो है 130 डिग्री हो जाएगा। तो उसी समय जब यह मॉसफेट NMOS ऑन होगा और यह मॉसफेट जब ऑफ है तो इसमें करंट फ्लो होगी, इनपुट सप्लाई के पॉजिटिव हाफ साइकिल से इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगी, और इसके ड्रेन और सोर्स से होते हुए फिर से इस करंट है इसमें सर्कुलेट करना स्टार्ट करेगी। यदि इस करंट को अगर I1 मान लें तो एक हमें आउटपुट के रूप में एक वोल्टेज प्राप्त होगा या एक करंट प्राप्त होगी, और फायर किया गया है 30 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री तक, तो हमें एक आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर प्राप्त होगा जिसका मान 30 डिग्री से लेकर के 160 डिग्री तक होगा, जहाँ पे 30 डिग्री जो है इसका फायरिंग एंगल है, और यह जो टोटल 30 डिग्री से लेकर 160 डिग्री तक का जो जितने भी सभी एंगल्स है यह इसका कंडक्शन एंगल कहलाएगा। उसी प्रकार चूँकि ट्रिगर सर्किट के द्वारा हर बार ट्रिगर सर्किट के द्वारा फायरिंग एंगल को फिक्स कर दिया गया है यदि 30 डिग्री पर, इसका मतलब है कि जब इस इनपुट सप्लाई का नेगेटिव जब हाफ साइकिल आएगा तो नेगेटिव हाफ साइकिल में पाई प्लस 30, तो पाई प्लस 30 अगर ऐड करेंगे तो इसमें आ जाएगा 210 डिग्री। तो इनपुट सप्लाई के नेगेटिव हाफ साइकिल में ठीक 210 डिग्री फेज एंगल पर फिर से यह ट्रिगर सर्किट दोनों मॉसफेट के गेट को पॉजिटिव वोल्टेज सप्लाई देगा, जिसकी वजह से इनपुट सप्लाई के नेगेटिव हाफ साइकिल में जो इस टर्मिनल का जो पॉजिटिव वोल्टेज था वह नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार इस मॉसफेट के ड्रेन को नेगेटिव मिलेगा और इसको पॉजिटिव मिलेगा। उसी समय इस मॉसफेट का यह टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा और यह जो पॉजिटिव वोल्टेज पर फिक्स हो जाएगा। तो इस समय जो है इनपुट सप्लाई के ठीक 210 डिग्री एंगल पर यह ट्रिगर सर्किट दोनों मॉसफेट के गेट को एक साथ वोल्टेज अप्लाई करेगी, जिससे इस मॉसफेट के सोर्स पर नेगेटिव है और ड्रेन में पॉजिटिव है, तो यह मॉसफेट जो है इस टाइम ऑन हो जाएगा, जबकि यह मॉसफेट इसके ड्रेन पर नेगेटिव सोर्स से पॉजिटिव वोल्टेज होने की वजह से यह मॉसफेट जनरली ऑफ रहेगा। तो जब यह मॉसफेट ऑन होगा तो इसमें जो करंट फ्लो होगी ड्रेन टू सोर्स, या कह सकते हैं कि इनपुट सप्लाई के पॉजिटिव हाफ साइकिल से इसमें करंट यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट करेगी, क्योंकि यह ऑफ है तो इसमें करंट जाएगी नहीं, और ये करंट यहाँ से आने के बाद फिर इसके ड्रेन टू सोर्स से होते हुए फिर से अगेन यह लोड में फ्लो होगी। इस प्रकार यह करंट जो है, अगर इस करंट को I2 मान लें, यह करंट इसमें सर्कुलेट करने लगेगी, क्योंकि यह मॉसफेट ऑफ है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। यानी कि कुल मिलाकर इनपुट सप्लाई के पॉजिटिव हाफ साइकिल में यह मॉसफेट ऑन होगा तो करंट इसमें इस तरह से फ्लो होगी, और इनपुट सप्लाई के नेगेटिव हाफ साइकिल में जब यह मॉसफेट ऑन होगा इसमें करंट डायरेक्शन जो है इस प्रकार से इसमें होगा। क्योंकि दोनों मॉसफेट्स आइडेंटिकल हैं, एक ही मान के हैं, एक ही प्रॉपर्टी के हैं, इसलिए जो वोल्टेज प्राप्त होगा वह सेम मान का होगा। तो इस समय भी एक आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होगा, क्योंकि लोड पर जो है जब NMOS1 जब ऑन है तो इसमें करंट इधर से इधर फ्लो हो रही है, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पर माइनस हो जा रहा है, और जब यह मॉसफेट ऑन हो रहा है तो इसमें करंट जो है नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है, लेकिन इसमें करंट इन कर रही है, यहाँ से आउट कर रही है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस हो जा रहा है। इसका मतलब कि लोड पे जो है वोल्टेज में परिवर्तन हो रहा है, फेज में चेंजेस हो रहा है, यानी कि आउटपुट जो प्राप्त होगा नेगेटिव हाफ साइकिल में वह नीचे की तरफ इसका वेव डायग्राम होगा, लाइक AC वोल्टेज होगा, क्योंकि लोड पर जो है दोनों वोल्टेज की पोलरिटी जो है चेंज हो जा रही है। और तो इस प्रकार जो है 210 डिग्री पर जो है मॉसफेट 2 ऑन हो गया। तो 210 डिग्री पर ऑन होने के बाद यह इतने डिग्री एंगल तक जो है मॉसफेट यह ऑन रहेगा। फिर उसी प्रकार जब इनपुट सप्लाई का जो पॉजिटिव हाफ साइकिल फिर से जब आएगा तो 2 पाई प्लस 30 डिग्री को अगर ऐड करेंगे तो 360 प्लस इसमें 30 अगर ऐड करते हैं तो 390 डिग्री आता है। तो लगभग 390 डिग्री पर या कह सकते हैं कि इस फेज के 30 डिग्री पर फिर से यह ट्रिगर सर्किट मॉसफेट 1 को वोल्टेज प्रोवाइड कर देगी, उस समय इसको भी प्रोवाइड करेगी, लेकिन यह मॉसफेट ऑफ रहेगा। तो इस समय जो है जब यह मॉसफेट ऑन होगा तो इसमें करंट जो है इस तरह से फ्लो होगी और इसका वेव जो है कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। ठीक उसी तरह से फिर अगेन जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो नेगेटिव हाफ साइकिल में यह ट्रिगर सर्किट जो है 3 पाई प्लस 30 डिग्री पर जो है कंडक्ट करेगी। तो इस समय जो आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होगा मॉसफेट 2 के थ्रू प्राप्त होगा इस लोड पर, और इसका पोलरिटी जो है चेंज हो जाएगा।
तो आउटपुट वोल्टेज जो है कुछ इस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर कंडक्शन एंगल को जितना हम लार्ज रखेंगे, कंडक्शन एंगल को जितना हम लार्ज रखेंगे उतने ही अधिकतम वोल्टेज प्राप्त होने वाली है। इसके अगर दूसरे ऑपरेशंस को देखें, जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं कि इनपुट सप्लाई के 60 डिग्री एंगल पर, स्टार्टिंग 60 डिग्री पॉजिटिव हाफ साइकिल के 60 डिग्री एंगल पर अगर मॉसफेट को टर्न ऑन किया जा रहा है, अल्फा इक्वल टू का 60 डिग्री फायरिंग अगर इसे मान ले, तो 60 डिग्री पर अगर फायर किया जाए और 120 डिग्री पर ही जो है इसे ऑफ कर दिया जाए, तो 60 डिग्री से लेकर के 120 डिग्री तक ही जो है अगर इसे ऑफ कर दिया जाए तो कुल इसका जो कंडक्शन एंगल होगा वह लगभग 60 डिग्री होगा। तो इस समय जो आउटपुट प्राप्त होगा मॉसफेट 1 के थ्रू, उसका वेग कुछ इस प्रकार से होगा। और चूँकि अगर ट्रिगर सर्किट, अगर इस समय फायरिंग एंगल इसका अगर 60 डिग्री है तो हर बार ट्रिगर सर्किट 60 डिग्री पर ही इनपुट सप्लाई के सभी फेज पर बार बार इसे ट्रिगर करता रहेगा। उसी प्रकार नेगेटिव हाफ साइकिल पर भी जो है, नेगेटिव हाफ साइकिल के पाई प्लस 60 यानी कि पाई प्लस 60 डिग्री को अगर ऐड करेंगे तो 240 डिग्री आ जाएगा, लगभग 240 डिग्री पर जो है मॉसफेट 2 जो है जस्ट टर्न ऑन हो जाएगा। और जब मॉसफेट 2 जब ऑन हो जाएगा तो उस समय जो आउटपुट पर लोड प्राप्त होगा, जो लोड पर जो आउटपुट प्राप्त होगा उसका डायरेक्शन जो है चेंजेस हो जाएगा और उसका वेग कुछ नीचे की तरफ इस प्रकार से होगा। फिर अगेन जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो फिर से 60 डिग्री पर जब मॉसफेट 1 के थ्रू जो लोड पे आउटपुट प्राप्त होगा, इस तरह से वोल्टेज प्राप्त होगा। और नेगेटिव हाफ साइकिल के हर बार जो है 60 डिग्री एंगल पर जो है नेगेटिव वोल्टेज प्राप्त होगा मॉसफेट 2 के थ्रू। तो इस प्रकार हम दोनों प्रकार के अगर कंडीशंस को देखें, दोनों तरह के आउटपुट्स को देखें, तो चूँकि इस तरह के आउटपुट का जो कंडक्शन एंगल बीटा का मान है वह अगर बीटा 1 मान लें, और इसका जो कंडक्शन एंगल जो देखेंगे, कंडक्शन एंगल का मतलब है कि जब जो है कोई कंपोनेंट ऑन हो गया और जितने डिग्री तक जो है ऑन है, तो इसके अगर कंडक्शन एंगल को हम बीटा 2 मान लें तो इस सेकंड वाले वेव का जो बीटा 2 है कंडक्शन एंगल और फर्स्ट वाले का जो कंडक्शन एंगल बीटा 1 है, यहाँ पर बीटा 1 का मान फर्स्ट वाले का मान ज़्यादा है बीटा 2 यानी कि सेकंड वाले की अपेक्षा। तो इस प्रकार जो है यह वोल्टेज जो होगा V01, इस प्रकार यह जो वोल्टेज होगा V01 वोल्टेज यह ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू V02। तो इस प्रकार ये जो AC चॉपर होता है, इस AC चॉपर के ट्रिगर सर्किट में लगे हुए कंट्रोल सर्किट के द्वारा दोनों मॉसफेट के फायरिंग एंगल या कंडक्शन एंगल को कंट्रोल करके वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज लोड पर प्राप्त किया जाता है। जितना ही कंडक्शन एंगल का मान ज़्यादा होगा उतनी आउटपुट वोल्टेज लार्ज होगी, जितना कंडक्शन एंगल का मान कम होगा उतनी ही आउटपुट वोल्टेज कम होगी। या कह सकते हैं कि फायरिंग एंगल जितना कम होगा, यानी जितना पहले ही कंपोनेंट्स को जब ऑन किया जाएगा तो उस समय आउटपुट वोल्टेज का मान उतना ही ज़्यादा होगा। यह है पूरा ऑपरेशन AC चॉपर्स का। आइए अब देखते हैं कि DC चॉपर्स में DC चॉपर क्या होता है, किस प्रकार की वर्क करता है। और DC चॉपर में आज के वीडियो में हम देखेंगे सिर्फ स्टेप डाउन DC चॉपर के बारे में। नेक्स्ट हमारा वीडियो स्टेप अप DC चॉपर के बारे में बनेगा। स्टेप डाउन DC चॉपर, यहाँ पर यह फिगर स्टेप डाउन DC चॉपर का इंटरनल सर्किट डायग्राम बना हुआ है। स्टेप डाउन DC चॉपर बनाने के लिए यहाँ पर मॉसफेट का इस्तेमाल किया गया है, N टाइप मॉसफेट का इस्तेमाल किया गया है। आप इसे थायरिस्टर के द्वारा या SCR के द्वारा भी बना सकते हैं। अगर हम इस सर्किट को थायरिस्टर के द्वारा अगर बनाएंगे, जैसे कि हम जानते हैं कि थायरिस्टर में 3 टर्मिनल्स होते हैं, एनोड, कैथोड एंड गेट। तो एनोड टर्मिनल को ड्रेन की जगह पे कनेक्ट करना होगा, कैथोड टर्मिनल को सोर्स की जगह पे कनेक्ट करना होगा, फिर गेट टर्मिनल को ट्रिगर सर्किट में जो है इसे कनेक्ट करना होगा। यानी कि इस सर्किट को जो है मॉसफेट से, IGBT से या थायरिस्टर या SCR से भी डिज़ाइन किया जा सकता है। यहाँ पर ये जो फिगर दिख रहा है इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसके साथ जो इस मॉसफेट के साथ एक डायोड भी यहाँ पर पैरेलल में कनेक्टेड है, और इस डायोड का जो कैथोड सेक्शन है वह इस मॉसफेट के ड्रेन के साथ कनेक्टेड है, जबकि इस डायोड का जो एनोड सेक्शन है वह इस मॉसफेट के सोर्स के साथ कनेक्टेड है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो डायोड है वह इस मॉसफेट के साथ एंटी पैरेलल में कनेक्टेड है, एंटी पैरेलल कनेक्शन है। और जब भी मॉसफेट का यह जो पैकेज खरीदा जाता है या यह जो पैकेज आता है, तो ये पूरा पैकेज जो है एक साथ इसमें प्राप्त होता है, यानी कि पूरा पैकेज जो है इसमें एक साथ लगा होता है। इस डायोड का काम होता है इस मॉसफेट को हाईली रिवर्स वोल्टेज से प्रोटेक्ट करना। हाई रिवर्स वोल्टेज जब अचानक से आ जाएगी सर्किट में तो उससे उसकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो ये प्रोटेक्शन के लिए डायोड इस्तेमाल होता है, इसलिए इसे DS का नाम दिया गया, डायोड DS के रूप में है। और यहाँ पर एक डायोड जो है फ्री व्हील डायोड है। इस डायोड का काम होता है, जैसे अगर हमारे पास लोड अगर RL लोड या L लोड होगा, तो आप जानते हैं कि RL लोड या L लोड एक ऐसा लोड होता है कि जब इसमें इनपुट सप्लाई अचानक से अगर बंद भी हो जाए, इनपुट सप्लाई कट भी हो जाए, तो कुछ समय के लिए इंडक्टिव लोड होने की वजह से उसके लोड में करंट होती है,
और उस करंट को जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए या डिस्चार्ज करने के लिए इसके पैरेलल में यहाँ पर एक फ्री व्हील डायोड एंटी पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। यानी कि जब इसमें जो करंट अगर इनपुट सप्लाई को अगर डिस्कनेक्ट कर दिया जाए या ऑफ कर दिया जाए तो इसमें जो करंट रहेगी वह इस फ्री व्हील डायोड के थ्रू जो है इसमें सर्कुलेट करेगी, और जब तक कि यह करंट पूरी तरह से जीरो ना हो जाए। तो इस डायोड का काम है कि जो RL लोड या L टाइप या इंडक्टिव टाइप का अगर लोड होगा तो उसकी करंट को इसमें सर्कुलेट करके एक तरह से डिस्चार्ज कर देना। अगर इसमें रेसिस्टिव लोड होगा, रेसिस्टिव टाइप का लोड होगा, तो यहाँ पे फ्री व्हील डायोड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रेसिस्टिव लोड के लिए फ्री व्हील डायोड का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन अगर RL लोड या इंडक्टिव टाइप का अगर लोड होता है तो उसके लिए इसके पैरेलल में एक फ्री व्हील डायोड लगा दिया जाता है। जैसे अगर इसके ऑपरेशंस को देखें तो हम इनपुट वोल्टेज, चूँकि इसमें DC वोल्टेज है और यह जो चॉपर्स है यह फिक्स DC वोल्टेज को वेरिएबल DC वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, और स्टेप डाउन DC चॉपर है या इसे बक DC चॉपर कहते हैं। इसका मतलब है कि इस तरह के चॉपर्स में जो आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होने वाला है उसका मान जो ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू जो होगा इनपुट वोल्टेज होगा, यानी कि इनपुट वोल्टेज के बराबर या उससे कम प्राप्त होगा इसमें स्टेप डाउन होने की वजह से। उसके मान को कंट्रोल करने के लिए इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे जो इसके गेट पर जो ट्रिगर सर्किट लगी हुई है, यह ट्रिगर सर्किट इस मॉसफेट के ड्यूटी साइकिल्स को कंट्रोल करके आउटपुट को कंट्रोल करती है। इसमें जो इसका ऑपरेशन होता है यह ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल करके आउटपुट को कंट्रोल करता है। ड्यूटी साइकिल को नॉर्मली डेल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ड्यूटी साइकिल का जो फॉर्मूला होता है वह T ऑन अपॉन T ऑन प्लस T ऑफ होता है। T ऑन प्लस T ऑफ होता है। यहाँ पर T ऑन अपॉन T ऑन प्लस T ऑफ क्या है? यहाँ पर जो T ऑन है, T ऑन यह रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे जो मॉसफेट लगा हुआ है यह मॉसफेट कितने समय तक ऑन किया गया है, यानी कि उसका ऑन होने का ड्यूरेशन क्या है। तो कह सकते हैं T ऑन जो है वह ड्यूरेशन, ऑन ड्यूरेशन टाइम है, ऑन ड्यूरेशन टाइम है। आप चूँकि इसमें मॉसफेट लगा है तो हम कह सकते हैं कि मॉसफेट का है, और जो T ऑफ टाइम है वह मॉसफेट का ऑफ ड्यूरेशन टाइम है, जितने समय तक के लिए मॉसफेट को ऑफ रखा गया है। तो यह जो है ऑफ ड्यूरेशन टाइम ऑफ मॉसफेट है। और ड्यूटी साइकिल जो होती है वो T ऑन अपॉन T ऑन प्लस T ऑफ के बराबर होती है। यहाँ पर जो T ऑन प्लस T ऑफ जो है इसको जो है एक कंप्लीट टाइम ऑफ पीरियड भी कहते हैं। तो ड्यूटी साइकिल का एक फॉर्मूला हो जाएगा T ऑन अपॉन कैपिटल T। यहाँ पे जो कैपिटल T है वह T ऑन प्लस T ऑफ, यानी कि ऑन टाइम और ऑफ टाइम को मिलाने पर जो पूरी टाइमिंग होती है वह T ऑन टाइम, वह टाइम ऑफ पीरियड कहलाती है। जैसे अगर हम मान लें कि मॉसफेट को जो है ज़्यादा समय के लिए ऑन किया गया है और कुछ समय के लिए ही इसे ऑफ किया गया है। ज़्यादा समय के लिए ऑन किया गया है और कुछ टाइम के लिए ही जो है इसे ऑफ किया गया है। तो यह टाइम जो ऑन करने वाली टाइम है यह टाइम T ऑन टाइम कहलाएगी, और यह टाइम अगर इसे हम T ऑफ मान लें ये हो जाएगी टाइम T ऑन और ये टाइम हो जाएगी T ऑफ। तो एक T ऑन और एक T ऑफ टाइम को मिलाने वाली जो टोटल टाइमिंग होती है वह टाइम ऑफ पीरियड कहलाती है। अगर T ऑन टाइम को कम रखेंगे और T ऑफ टाइम को अगर ज़्यादा रखा जाएगा तो इसमें आउटपुट जो लोड पे प्राप्त होगा वो काफ़ी कम होने वाला है या कम प्राप्त होता है। तो इस मॉसफेट के गेट पर जो ट्रिगर सर्किट लगी हुई है वह ट्रिगर सर्किट पूरे मॉसफेट के ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल करके जो है आउटपुट को वेरिएबल प्राप्त कराती है। ड्यूटी साइकिल का मान जो स्टैंडर्ड होता है इंडिया में, इसकी जो वैल्यू होती है इंडिया के लिए 0 से लेकर के 0.8 तक ही होती है। यानी कि इसकी ड्यूटी साइकिल का मान जो है 0 से लेकर 0.8 तक होता है। अगर ड्यूटी साइकिल 1 के अगर बराबर हो जाए तो आउटपुट वोल्टेज जो होगा मैक्सिमम वह इनपुट वोल्टेज के बराबर प्राप्त होगा। हालांकि प्रैक्टिकली जो 1 पॉसिबल नहीं होता है, लगभग इसका जो टिपिकल वैल्यू होता है 0 से लेकर 0.8 तक होता है। कंपटीशन एग्जाम में जो है यह काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि ड्यूटी साइकिल का मान कितना होता है, ये काफ़ी रिमाइंडेबल होता है। अगर ड्यूटी साइकिल का मान अगर 1 हो जाए, यूनिटी के बराबर हो जाए, तो आउटपुट वोल्टेज जो इसमें प्राप्त होगा वह इनपुट वोल्टेज के बराबर प्राप्त होगा। तो इसमें जो आउटपुट वोल्टेज लोड पर जो प्राप्त होता है उस आउटपुट वोल्टेज का जो मान होता है वह ड्यूटी साइकिल इंटू इनपुट वोल्टेज के बराबर प्राप्त होता है। तो इनपुट वोल्टेज इंटू ड्यूटी साइकिल के बराबर आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होता है। या कह सकते हैं ड्यूटी साइकिल का जो फॉर्मूला है T ऑन अपॉन T ऑन प्लस T ऑफ इंटू VI, यह आउटपुट वोल्टेज का जो है फॉर्मूला हो जाएगा जो लोड पर प्राप्त होने वाला है। अगर एग्जाम्पल्स के रूप में देखेंगे किस प्रकार जो आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होगा, तो जैसे अगर हम मान लेते हैं कि इसके गेट पर जो ट्रिगर सर्किट लगा हुआ है, अगर ट्रिगर सर्किट अगर 5 पॉइंटर वाला मान लेते हैं, 5 पॉइंटर वाला,
5 पॉइंटर का मतलब है कि मान लेते हैं कि अगर इसे पॉइंटर नंबर 1 पे, पॉइंटर नंबर 2 पे, पॉइंटर नंबर 3, पॉइंटर नंबर 4 एंड पॉइंटर नंबर 5, अगर पॉइंटर नंबर 1 पर जो है ट्रिगर सर्किट को जो है सेट किया गया है, तो इस समय ड्यूटी साइकिल का मान यदि 0.2 है, पॉइंटर नंबर 2 पे जो है 0.4 है, पॉइंटर नंबर 3 पे जो है 0.6 है, और पॉइंटर नंबर 4 पे अगर 0.8 है, और पॉइंटर नंबर 5 चूँकि अगर 4 ही पॉइंटर का इसमें मान के चलते हैं, क्योंकि 0.8 से मैक्सिमम होने वाला नहीं है, इस प्रकार हम वेरिएबल वोल्टेज या वेरिएबल मान का ट्रिगर सर्किट इसमें लगाया जा सकता है। तो अगर इसमें 4 पॉइंटर वाला ट्रिगर सर्किट इसमें लगा रहे, तो यदि पॉइंटर नंबर 1 पे जब ट्रिगर सर्किट के द्वारा इसे सेट किया जाएगा, तो इस मॉसफेट को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके ड्रेन को ऑलवेज परमानेंट पॉजिटिव वोल्टेज मिल गया है, और सोर्स को जो है ऑलवेज यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज है, यानी कि यह मॉसफेट जो है बायस्ड कंडीशन में है। केवल इसके गेट पर ट्रिगर सर्किट के द्वारा जैसे ही सप्लाई वोल्टेज मिलेगा यह मॉसफेट ऑन हो जाएगा। और यदि ड्यूटी साइकिल का मान जो है 0.2 अगर होगा, तो आउटपुट वोल्टेज कितना प्राप्त होगा अगर इसको कैलकुलेट किया जाए, तो मान के चलते हैं कि इसमें जो सप्लाई वोल्टेज जो दी गई है, इनपुट वोल्टेज, यदि इस सप्लाई वोल्टेज का मान VI इक्वल टू अगर मान लेते हैं कि 100 वोल्ट DC वोल्टेज है, तो इस समय आउटपुट वोल्टेज फॉर डेल इक्वल टू 0.2 के लिए जो आउटपुट वोल्टेज होगा वह डेल इंटू VI जब रखेंगे, 0.2 इंटू 100 अगर करते हैं, तो यानी कि 20 वोल्ट 20 वोल्ट वोल्टेज जो है प्राप्त हो। और उसी प्रकार अगर सेकंड कंडीशन को देखें, तो सेकंड कंडीशन में अगर पॉइंटर नंबर 2 पे यानी पॉइंटर 2 पे अगर सेट कर लिया जाए ट्रिगर सर्किट का ट्रिगरिंग पॉइंट, तो उस समय डेल का मान जो है अगर 0.4 है, तो इस समय जो आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होगा यह आउटपुट वोल्टेज 0.4 इंटू अगर इनपुट वोल्टेज 100 हुआ, तो आउटपुट वोल्टेज जो है 40 वोल्ट प्राप्त होगा। उसी प्रकार अगर मान लेते हैं कि अगर पॉइंटर नंबर 4 पर अगर सेट किया गया है ट्रिगर सर्किट का पॉइंटर, तो उस समय अगर डेल का मान 0.8 है, तो उस समय आउटपुट वोल्टेज फॉर इनपुट 100 वोल्ट के लिए जो प्राप्त होगा 0.8 इंटू 100 यानी इक्वल टू 80 वोल्ट जो है आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होगा। अगर साइकिल का मान अगर यूनिटी होता, अगर 1 के बराबर होता, तो आउटपुट वोल्टेज जो प्राप्त होता वह डेल इंटू 1 इंटू इनपुट वोल्टेज यानी कि 100 यानी कि इक्वल टू जो है 100 वोल्ट जो है प्राप्त हो जाता, जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार जो स्टेप डाउन DC चॉपर जो होते हैं, इनमें जो मैक्सिमम जो आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होती है या अधिकतम जो वोल्टेज इसमें प्राप्त होती है, वह अधिकतम प्राप्त जो होती है वो हमेशा लेस दैन VI के बराबर ही होती है, इनपुट वोल्टेज से कम ही होती है।